नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑन्को फिजिशियन ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद से। मित्रों, अभी CAR-T सेल थेरापी जो एक प्रकार की इम्यूनोथेरापी है उसका बजिंग बहुत हो रहा है और बहुत ही हाइप हो रहा है कि CAR-T सेल थेरापी क्या है। तो आज ये मैं वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि CAR-T सेल थेरापी क्या होती है। मित्रों, CAR-T सेल थेरापी एक प्रकार की इम्यूनोथेरापी है। अब आप ये पूछोगे कि सर इम्यूनोथेरापी क्या होती है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में बेसिकली 4 प्रकार की थेरापी अभी तक अवेलेबल थी। इसमें एक सर्जरी है, सेकंड है रेडिएशन थेरापी, थर्ड है कीमोथेरापी और फोर्थ जो नई अभी आई है वो है टारगेटेड थेरापी। टारगेटेड थेरापी यानी कि जो कीमोथेरापी होती है जो हम ड्रिप में पेशेंट को देते हैं और उसमें नॉर्मल सेल्स और जो कैंसर के सेल है दोनों किल होने से कुछ प्रकार के साइड इफेक्ट टेम्पररी पेशेंट को होती है। यानी कि जो उसकी साइड इफेक्ट होगी कीमोथेरापी की वो पूरे बॉडी में होगी, वो टेम्पररी होगी, जैसे एलोपेशिया होना, मुंह में चांदे पड़ना, काउंट कम हो जाना, ये सब उसकी साइड इफेक्ट। लेकिन टारगेटेड थेरापी अगर देंगे तो वो स्पेसिफिक जो कैंसर के ऊपर जो स्पेसिफिक टारगेट है उसी पर वो एक्ट करेगी, जिसके कारण उसकी साइड इफेक्ट बहुत कम है। लेकिन जो नई अभी ड्रग आई है जिसको हम 5th पिलर, 5वां पिलर कैंसर की ट्रीटमेंट में हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है इम्यूनोथेरापी। अब ये इम्यूनोथेरापी का ही एक पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं CAR-T सेल थेरापी। इम्यूनोथेरापी किस तरह से एक्ट करती है? हमारे बॉडी में जो B सेल और T सेल जो होते हैं वो हमारी जो नॉर्मल इम्यूनिटी है यानी कि जो बाहर के फॉरेन बॉडी है, जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया, उनके सामने फाइट कर रही है। तो ये जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करती है इम्यूनोथेरापी। अब इम्यूनोथेरापी में ही आगे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये CAR-T सेल थेरापी है। तो मित्रों, ये CAR-T सेल थेरापी क्या होती है और किस तरह से पेशेंट को दी जाती है वो हम बात करेंगे। मित्रों, जो बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी के लिए जो B सेल और T सेल होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिसमें T सेल जो होते हैं उनको स्पेसिकली ऐसा प्राइम किया जाता है कि आपको दुश्मन पर अटैक करना है और उसको किल करना है। अब दुश्मन के ऊपर अटैक करने के पहले आइडेंटिफिकेशन मस्ट, अगर वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो नॉर्मल बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसी पर ही अटैक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। वो भी एक पूरा एक पार्ट है, लेकिन वो अपने ही बॉडी के सेल्स पर अटैक ना करे उसकी एक पूरी प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और वंस T सेल आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल सेल्स देन इंस्टेंटली इट कैन किल एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी। तो वो पहले से ही वो प्रोग्राम्ड है, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब उनको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी एक लंबी प्रोसेस है। वो प्रोसेस को कम करने के लिए जो पहला पार्ट है उसमें ये करते हैं बायो इंजीनियरिंग। यानी कि कोई भी कैंसर का पेशेंट है उसमें से जो थोड़ा ब्लड लेके एक टेस्ट करते हैं और जो ब्लड में T सेल होते हैं उसको सेपरेट करके उनको जो ट्यूमर यानी कि जो कैंसर के सेल्स के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं उनके साथ उनको प्राइमिंग करते हैं। यानी कि एक नया सेल बन सकता है जिसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और ये T सेल होता है इसलिए उसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल यानी कि CAR-T सेल्स। अब ये एक सिपाही बना कि जो स्पेसिफिक जो ट्यूमर एंटीजन यानी कि कैंसर के ऊपर के जो स्पाइक होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसा एक सिपाही बना, उसमें से 1 लाख 1 करोड़ सिपाही बना सकते हैं, यानी कि ऐसे T सेल बना सकते हैं। वो है दूसरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं एक्सपांसन, कल्टीवेशन। ये सब आउटसाइड द बॉडी होता है यानी कि लैब में होता है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, नॉर्मल
कैंसर के पेशेंट से ब्लड निकालते हैं थोड़ा, और उसमें से जो टी सेल होते हैं उसको सेपरेट करके उनमें से बनाते हैं कार टी सेल्स। और ये जो कार टी सेल्स है वो प्रिसाइज है, यानी कि उनको पता है कि उनको कौन से ट्यूमर सेल्स पे अटैक करना है, तो वो नॉर्मल बॉडी पे एक्ट करे ऐसी संभावना बहुत कम है। और एक बार वो सेल बन गए उसके बाद उनका एक्सपांसन और कल्टीवेशन होता है, और एक बार कल्टीवेशन हो गया उसके बाद वो टी सेल पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं। तो सेकंड प्रोसेस हुआ कल्टीवेशन एंड इन्फ्यूजन। अब थर्ड प्रोसेस है कि जो कार टी सेल्स जो हुए वो कैंसर के पेशेंट के अंदर गए, ब्लड में गए, और आइडेंटिफाई उन्होंने कर दिए कि ये कैंसर के ही सेल्स है, और इंस्टेंटली दे कैन किल कैंसर सेल्स। और उसमें जो एक सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट ये है कि इनको वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब उसको मैं टेक्निकली आपको समझाऊं तो उसको ऐसा बोलते हैं कि MHC, यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। वो एक पूरी प्रोसेस है जिसके कारण नॉर्मल टी सेल जो एंटीबॉडी होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको किल करते हैं। अब वो प्रोसेस में उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली दे कैन किल द ट्यूमर सेल्स। यानी कि ये जो एक्शन है उनका वो MHC इंडिपेंडेंट है, यानी कि पूरी MHC को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ प्रोसेस है एक बार आइडेंटिफाई उनको कर लिया उसके बाद उनको किल कर लेते हैं। तो ये 4 प्रोसेस से कार्टी सेल काम करती है। अब मित्रों, ये कार्टी सेल जो है वो किसने इन्वेंट किया? अब कार्टी सेल को इन्वेंशन के लिए 2 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जो है वो अमेरिकन है और सेकंड साइंटिस्ट है वो जापानीज है। दोनों ने मोर देन 2 डिकेड्स बहुत ही रिसर्च किया और उन्होंने ये डिस्कवरी किया है, और उनके लिए उनको 2018 का नोबेल प्राइज भी उनको मिला है। अब ये स्टोरी इतनी सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि एक पेशेंट है जिनका नाम है एमिली व्हाइटहेड। जब वो 6 ईयर की थी तब उनको रिलैप्स ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर था जो रिलैप्स हो रहा था, यानी कि रिलैप्स ल्यूकेमिया की इन पर कार्टी सेल थेरापी की गई जब वो 6 साल की थी तब। अब ये ट्रीटमेंट पूरा हुआ फिलाडेल्फिया, जो एक USA का सिटी है, वहां पे उनकी ये ट्रीटमेंट की गई जब वो 6 साल की थी। नाउ शी इज 18 ईयर ओल्ड, यानी कि वो 12 साल से कैंसर फ्री है। कौन? एमिली व्हाइटहेड। तो वो एक फ्लैगशिप पेशेंट है कार्टी सेल थेरापी का। और एक जो बात समझने की इसमें यह है कि ये कार्टी सेल थेरापी तो थी, वो मेडिकल साइंस में थी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 to 4 करोड़ रुपीस कार्टी सेल थेरापी के लिए लगते थे, जो अभी इंडिया में ट्रायल चालू है। अभी जो नया पॉइंट ये हुआ है कि IIT बॉम्बे और टाटा मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेंटर जो मुंबई में है, दोनों के कोलैबोरेशन से नेक्सकार 19 करके एक कार्टी सेल थेरापी इंडिया में डेवलप हुई है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये जो कार्टी सेल थेरापी है वो होम ग्रोन, यानी कि अपने ही देश में बनाई गई है। उसकी कॉस्ट 1/10, यानी कि जो कॉस्ट 3 to 4 करोड़ है उसके बदले 30 to 40 लाख में ये थेरापी कर सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि 30-40 लाख भी बहुत कॉस्ट है, लेकिन एटलीस्ट जो हमें ब्रेक थ्रू मिला है उससे वो कॉस्ट 1/10 हो गई है। और उसके कारण जो CDSCO जो बॉडी है, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल जो संस्था है इंडिया की, जो ड्रग को लाइसेंस देती है, उन्होंने इस थेरापी को मार्केट करने के लिए नवंबर 23 में बोल दिया है। और जो हमारे पास फेज 2 डेटा है ये ड्रग के, वो जो दिसंबर 23 में पब्लिश हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पेशेंट, यानी कि
और अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ द पेशेंट को नोटिसेबल इफेक्ट मिला है और 50% पेशेंट को कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला है। अब ये थेरापी है, उसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स तो है, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अगर पेशेंट को रिलैप्स ल्यूकेमिया है तो और कोई थेरापी नहीं है तो ये CAR T सेल थेरापी विल वर्क इन दिस पेशेंट। नई थेरापी है, लेकिन उसके जो गैर फायदे हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो ये है कि जो आप बायो इंजीनियरिंग टी सेल जो बाहर से इन्फ्यूज करोगे, यानी कि वो भी एक प्रकार का फॉरेन बॉडी बन सकता है बॉडी के लिए, तो बॉडी अपने हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेगी। यानी कि CAR T सेल थेरापी के जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% है। उसमें मोस्टली कुछ पेशेंट में ICU एडमिशन, कुछ पेशेंट में न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी कि ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं ये CAR T सेल थेरापी के, वो है। सेकंड, अभी जो CAR T सेल थेरापी है वो दर एक प्रकार के कैंसर के लिए नहीं है। अभी सिर्फ उनमें जो अभी हमें ब्रेक थ्रू मिला है वो मोस्टली ब्लड कैंसर रिलेटेड जो डिसीज है उसी में हुआ है। और जो CAR T सेल थेरापी है अभी वो फर्स्ट लाइन थेरापी नहीं है, यानी कि कोई पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ तो हम डायरेक्टली CAR T सेल थेरापी नहीं दे सकते। ब्लड कैंसर हुआ तो उसकी स्पेसिफिक थेरापी, टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी, कीमोथेरापी अवेलेबल है। लेकिन जब वो रिलैप्स होगा यानी कि वापस आएगा, कुछ पेशेंट में थेरापी के बाद भी ये कैंसर वापस आता है, तो उनमें ये ऑप्शन अभी ओपन हुआ है। मित्रों, ये आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।